निकाय चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने वक्त से पहले ही सर्वे का काम पूरा कर लिया है। अब बस उस फाइनल तारीख का इंतजार है जब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निगमों में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए जीत का मंत्र पहले ही दे चुके हैं। तो वहीं अखिलेश यादव निकाय चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार पर दांव खेलने की तैयारी में हैं। सीएम योगी निगमों को विकास योजनाओं की अब तक कई सौगात भी दे चुके हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया है। बीजेपी हर वर्ग को साथ लाने की कवायद पर काम कर रही है, इस रणनीति पर आगे बढ़ रही है। तो अखिलेश यादव भी जयंत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी ट्रिपल इंजन के मंत्र से चुनाव फतेह करने की तैयारी में है। तो वहीं समाजवादी पार्टी में शिवपाल को अहम जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी उम्मीद कर रही है कि उनके पार्टी में आ जाने से, जिम्मेदारी मिल जाने से बहुत बड़ा फायदा निकाय चुनाव में मिलने वाला है। ओबीसी आरक्षण के लिए गठित ओबीसी आयोग ने समय से पहले अपना सर्वे पूरा कर लिया है और अब अगले 24 और 48 घंटे के भीतर ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन को सौंप सकता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश कर सकती है और यूपी में नगर निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांग सकती है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद अब आगामी अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। हमेशा से बादशाहत रही है और भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव की संपूर्ण तैयारियां कर रखी हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के कारण चुनाव कुछ समय के लिए स्थगित हुआ है, लेकिन जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और इस बार पिछले चुनाव के प्रदर्शन से बेहतर चुनाव में प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है। ओबीसी आयोग जब भी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगा और चुनाव का ऐलान होगा, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस निकाय चुनाव में करारी शिकस्त देने का काम करेगी। एक तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग ने वक्त से पहले सर्वे का काम पूरा कर लिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी और ओबीसी आरक्षण पर सर्वे का काम पूरा हो गया है। ये बड़ी खबर आज की है। ओबीसी आरक्षण आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है और कल की कैबिनेट मीटिंग में इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। कल 11 बजे योगी कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें चर्चा की जाएगी आयोग की रिपोर्ट पर। तो आयोग को 31 मार्च तक सर्वे का काम पूरा करना था, लेकिन समय से पहले ही आयोग ने ओबीसी आरक्षण पर सर्वे की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवा लिया। उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। कल कैबिनेट की बैठक होनी है, उस बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कल 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और उम्मीद ये की जा रही कि इस बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद बहुत जल्द तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। संभावना यही है कि अप्रैल में निकाय चुनाव संभव है। और ये तस्वीरें भी सामने आ गई। आयोग ने जब रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, ये उस वक्त की तस्वीर है। आज अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वे किया था आयोग ने और अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। कल कैबिनेट की मीटिंग में इस रिपोर्ट पर चर्चा होनी है और उसके बाद इसी के हिसाब से दिशा और दशा तय होगी। आरक्षण के मसले पर सीटों को लेकर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग का गठन हुआ था। ओबीसी मसले को लेकर आरक्षण पर रिपोर्ट आयोग ने अपनी तैयार कर आज मुख्यमंत्री को सौंप दिया। ट्रिपल टी फॉर्मूले के तहत ही सर्वे को पूरा करवाया गया। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ओबीसी वर्ग की स्थिति का आकलन किया गया और उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे सीएम को हैंडओवर कर दिया गया है। लखनऊ से संकेत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संकेत, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आयोग ने रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है और क्या क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही कोर्ट ने इसको आदेश दिया था एक आयोग बनाने का और ट्रिपल टी फार्मूले के तहत सर्वे का काम के लिए निर्देश दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कमेटी गठित की थी और एक आयोग बनाया था और उस आयोग को रिपोर्ट तैयार करनी थी। अब वो आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, सभी 75 जिलों में सर्वे करके बाकायदा एक रिपोर्ट कंप्लीट तैयार कर ली गई है और रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज सौंप दी गई है। उस रिपोर्ट में जो आयोग के सदस्य थे वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी और उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे, अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल। ठीक है संकेत, ये सभी तस्वीरों में दिख रहे हैं। अब बड़ा सवाल जो यही है कि रिपोर्ट तो सौंप दी गई, कल चर्चा भी होगी, इलेक्शंस कब तक हो सकेंगे?
बिल्कुल, देखिए ये एक प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज रिपोर्ट सौंप दी है और उसके बाद कल योगी कैबिनेट की बैठक 11 बजे होगी और उस बैठक में चर्चा की जाएगी इस रिपोर्ट पर कैबिनेट की बैठक में, और उसके बाद मुहर लगनी तय मानी जा रही है और उसके बाद सरकार इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी, जहां से सुप्रीम कोर्ट चुनाव कराने की सरकार परमिशन मांगेगी। और जाहिर बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच पर अब यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव ने जांच पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को खत लिखा था, जिस पर अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जवाब भी आ गया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किसी से छिपा नहीं है। घोटाले की जांच सीबीआई के जरिए की जा रही है। नोएडा में जमीन आवंटन घोटाला हुआ था, तो वहीं एसपी ने पुलिस भर्ती और पेंशन घोटाला भी किया। अखिलेश यादव ने कहा था सरकारी एजेंसियां का दुरुपयोग एजेंसियों का हो रहा है, तो इसी का जवाब ब्रजेश पाठक की ओर से दिया गया। साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से यह भी कहा गया था कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा था कि विपक्षी दलों पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी क्यों, साथ ही यह भी कहा था कि पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही। देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, ये तमाम आरोप लगाए गए थे। 9 अलग अलग राजनीतिक दलों के मुखिया के सिग्नेचर के साथ एक चिट्ठी पीएम को भेजी गई थी और उसी चिट्ठी का जवाब ब्रजेश पाठक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया है। अब दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेताओं में खलबली मच गई है। उन क्षेत्रीय पार्टियों में डर है कहीं जांच की आंच में अगला नंबर उनका ना आ जाए, और इसी आशंका में 9 नेताओं ने पीएम मोदी को खत लिखा और सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगा दिए। लेकिन अब बारी सवाल उठाने वाले उन नेताओं को जवाब देने की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला और सपा के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा, सपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही, जैसे एम्बुलेंस घोटाला, रिवर फ्रंट, जेपीएनआईसी घोटाला, भूखंड आवंटन, खनन घोटाला, लैपटॉप घोटाला। घोटाले की ये फहरिस्त लंबी है। समाजवादी पार्टी की सारी सरकारें आकंठ डूबी रही है। अगर प्रमुख घोटालों पर हम नजर डालें, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किसी से छुपा नहीं है, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार जेपीएनआईसी घोटाला, जीपीएनआईसी घोटाले में तो जो हमारी स्थानीय लेखा परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश की एजेंसी जो जांच करती है, उसने भी कदाचार पाया था। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीन के आवंटन में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़े घोटाले हुए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, जिन 9 नेताओं ने पीएम मोदी को खत लिखा वो सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अपने आप को बचाने के लिए ऐसे लेटर लिख रहे हैं ताकि जांच की आंच उन पर बढ़ जाए और जब सरकारी एजेंसियां काम करें तो उन पर सवाल खड़े कर सके। 9 के 9 नेता जिन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, वो सभी भ्रष्टाचार और कदाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। उनके ऊपर विभिन्न एजेंसियों में भ्रष्टाचार के पहले से आरोप है और कार्रवाई चल रही है। सिर्फ अपने को बचाने के लिए भ्रष्टाचार जैसे, कदाचार जैसे गंभीर आरोप से बचने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर केवल अखबार में छपाने का काम कर रहे हैं। ब्रजेश आम आदमी पार्टी आधिकारिक रूप से कह रही है कि जेल में मनीष सिसोदिया जी को खतरा है। अब सवाल उठता है कि जेल किसकी है? दिल्ली की सारी जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, इंक्लूडिंग तिहाड़, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, और उनकी अपनी जेल होने का क्या क्या परिणाम हो सकता है, ये सत्येंद्र जैन के मामले में दिल्ली और देश देख चुका है। विपक्षी पार्टी के नेता भले ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई को गलत बता रहे हों,
लेकिन बीजेपी उसके पीछे के डर को अब जनता के सामने ला रही है और पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है, जिसमें सबसे पहला नंबर अखिलेश यादव का लगा है, जो अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर गवाह उमेश पाल शूटआउट कांड के 14 दिन बीत गए, लेकिन वांटेड 5 बदमाशों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है और उमेश पाल की 13वीं पर मां शांति पाल की आंखों के आंसू थम नहीं रहे। उमेश पाल की मां रोते हुए यही कहती सुनी गई कि जिस तरह से उनके बेटे को घेरकर गोलियों से भून दिया गया, उसी तरह से अतीक अहमद के पूरे परिवार का खात्मा होना चाहिए। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, एक मां ने दर्द में आकर क्या क्या कह दिया, सुनाते हैं। शूटआउट में सीसीटीवी फुटेज से सभी आरोपियों की शिनाख्त हो गई है। उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन वो 5 वांटेड, जिस पर 2.5 लाख का इनाम है, अभी भी फरार हैं। उन शूटर्स में अतीक का बेटा भी है, जिसकी तलाश की जा रही है, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आज उमेश पाल की 13वीं है। परिवार में मातम का माहौल है। उमेश पाल की मां शांति पाल की आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं। उमेश पाल की मां बार बार रोते हुए यही कह रही हैं कि जिस तरह से उनके बेटे को घेरकर गोलियों से भूना गया, उसी तरह से अतीक अहमद के पूरे परिवार का भी खात्मा होना चाहिए। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को गोलियों से भूनकर और बमबाजी कर उनके आवास के सामने ही हत्या कर दी गई थी और आज 14वां दिन है, जबकि शांति पाठ यहां पर आयोजित किया जा रहा है और एक तस्वीर भी उनकी लगाई गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल के नाम से उन्हें जाना जाता था। 20/1/1980 उनका जन्मदिन था और 24 फरवरी की वो घटना थी जबकि उमेश पाल शूटआउट कांड हुआ था। तो आज यहाँ पर शांति पाठ किया जा रहा है। 13वीं का कार्यक्रम बेहद संक्षिप्त रूप में यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें परिवार के लोग और करीबी जो रिश्तेदार हैं वही लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। क्योंकि आज प्रयागराज में भी होली का भी उत्सव होता है, लगातार दूसरे दिन यहाँ पर होली खेली जाती है, 3 दिनों तक होली का उत्सव होता है, तो इसलिए भी यहाँ पर सिर्फ करीबी और परिवार के लोग शामिल हैं और यहाँ पर शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जो उनके बड़े भाई हैं अशोक पाल, जिन्होंने मुखाग्नि दी थी, वो यहाँ पर इसका आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं, शांति पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री यहाँ पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल यहाँ पर हैं, जो कि हवन कर रहे हैं। उमेश पाल की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे और एक बार फिर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। एसपी सिंह बघेल ने दावा किया कि उमेश पाल के साथ ही 2 सिपाहियों की हत्या करवाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सामाजिक मान्यताएं हमारी जो हैं आध्यात्मिक, उनका पालन करना पड़ता है। आज मुझे स्वर्गीय उमेश पाल जी के असामयिक हत्या और मृत्यु पर जो आज शांति पाठ हो रहा है, उसमें मैं शरीक हुआ हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, उनके परिवार, समर्थक, प्रशंसक, अनुयायियों को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। शूटआउट केस में अभी तक साजिशकर्ता और उन 5 शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं होने से उमेश पाल के परिजन दुखी हैं। लेकिन योगी सरकार की पुलिस बुलडोजर एक्शन के साथ ही अपराधियों का एनकाउंटर भी कर रही है, जिसमें अगला नंबर किसका है वो अभी तक साफ नहीं है। इस बीच साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को प्रयागराज लाए जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं और आरोपी बनाए गए अतीक अहमद के छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भी बरेली जेल से पुलिस प्रयागराज ला सकती है। वो इस बात को मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे, उसी आधार पर पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेंगे। अब चूंकि वो केस डायरी मेरे पास है नहीं, तो मैं नहीं बता सकता पुलिस क्या अपना बनाएगी प्रोसिक्यूशन की कहानी। लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट को कन्विंस करेंगे कि नहीं, इनको पुलिस कस्टडी में लेना जरूरी है, इनसे कुछ न कुछ ऐसी चीजें जो पुलिस कस्टडी में आने के बाद ही इनसे बरामद कराई जा सकती है, तो मजिस्ट्रेट जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको देंगे उनको। एक तरफ परिवार में गम और गुस्सा है, तो दूसरी तरफ आरोपियों की तलाश के साथ ही अतीक को यूपी लाने की पूरी तैयारी हो गई है। हालांकि अतीक अहमद को ये भी डर सता रहा है
कि गुजरात से यूपी लाते वक्त उसकी गाड़ी पलट सकती है और इसकी संभावना उसकी बहन भी जता चुकी है। लेकिन प्रयागराज कांड में जिस उस्मान का एनकाउंटर हुआ था, वो भी साबरमती जेल में अतीक से मुलाकात कर चुका है और इसी एंगल से पूछताछ के लिए अतीक को प्रयागराज लाना यूपी पुलिस के लिए बेहद जरूरी है, जिससे उमेश पाल हत्याकांड की परत दर परत साजिश बेनकाब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महज 66 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर सतीश कौशिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और मौत की वजह हार्ट अटैक है। दरअसल हार्ट अटैक ने हिंदी सिनेमा के कई दिग्गज अभिनेताओं को छीन लिया। अगर हम इन नामों की बात करें, जिसमें सतीश कौशिक के साथ ही टैलेंटेड सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत यानी केके का नाम शामिल है। इससे पहले कॉमेडी की दुनिया में राज करने वाले राजू श्रीवास्तव की भी हार्ट अटैक के चलते ही मौत हुई थी। तो वहीं 2 सितंबर 2021 को 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की भी हार्ट अटैक की वजह से ही मौत हुई थी। आखिर कैसे हुई सतीश कौशिक की मौत? बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और फिल्म मेकर सतीश कौशिक के निधन से पूरा बॉलीवुड सकते में है। सतीश 66 साल के थे। मौत से एक दिन पहले ही सतीश कौशिक की होली खेलने की कई शानदार तस्वीरें आई थी, जिसमें वो बेहद खुश दिखाई दे रहे थे और अगले दिन ही उनका निधन हो गया। इस घटना से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। कहा जा रहा है कि सतीश कौशिक का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सतीश कौशिक हरियाणा के गुरुग्राम आए हुए थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। जिस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी, उस वक्त वो कार में मौजूद थे। आनन फानन में उन्हें गुरुग्राम के ही फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। सतीश कौशिक को जब तक फोर्टिस अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। फोर्टिस अस्पताल ने दिल्ली पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद उनके शव को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। सतीश कौशिक 66 साल के थे। सवाल ये है कि कुछ घंटों पहले तक हंसते खेलते सतीश कौशिक को अचानक आखिर क्या हो गया? कैसे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई? मजाकिया किस्म के हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है, वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी जिंदगी रहेगा। एक गुरु को खोया, एक मित्र को खोया, एक बड़े भाई को खोया। हमेशा मैंने एक फिल्म उनके साथ की थी, तेरे नाम, और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। और सब लोग उनसे कह रहे थे कि सलमान खान है इसमें, ये है, और रवि किशन नया लड़का है, उसको मतलब कोई जानता नहीं। उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा किरदार यही है, वो मासूम चेहरा, वो आंखें, एक पुजारी का लड़का मुझे दिखाना। और उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूंकि वो थिएटर का इतना बड़ा उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। गौर करने वाली बात तो ये है कि सतीश कौशिक को कोविड काल में कोरोना हुआ था, तो कहीं सतीश कौशिक को अचानक आए इस हार्ट अटैक के पीछे कोविड की काली छाया है? क्या कोविड की वजह से अचानक हार्ट अटैक आ रहे हैं? ये वो सवाल है जो सतीश कौशिक की मौत की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फराह खान की रिपोर्ट। 47 साल की सुष्मिता सेन को हाल ही में हार्ट अटैक आने के बाद एंजियोप्लास्टी से गुजरना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अपने हार्ट को हमेशा ही खुश और स्ट्रांग रखें, क्योंकि जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो यही आपके साथ खड़ा होगा। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। आज हेल्थ के टिप्स देते हैं कुछ। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट दौड़ें या फिर टहलें। जॉगिंग से दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। रनिंग और वॉकिंग से वजन कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहेगा, दिल के रोगों का खतरा कम हो जाता है। लोग वजन कम करने के लिए साइकिलिंग, स्विमिंग से लेकर डांस तक करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन दौड़ते वक्त ऐसी एक्टिविटीज से कहीं ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। यानी कि मोटापे से बचने का सबसे आसान तरीका है
खूब दौड़िए। रोज 30 मिनट तक जॉगिंग कर सकते हैं। 35 से 40 की उम्र में वॉकिंग के जरिए शुरुआत कर सकते हैं। 50 से ज्यादा उम्र वालों के लिए 4 से 6 किलोमीटर टहलना पर्याप्त माना जाता है। खाना खाने के बाद दौड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। डिनर के बाद टहलने से अच्छी नींद भी आती है। मोटापे से बचने के लिए दौड़ना टहलना बहुत जरूरी है। टहलने और दौड़ने से दिमाग दुरुस्त रहता है। टहलने वालों में आंखों से जुड़ी समस्याएं भी कम होती हैं। ये भी रिसर्च के जरिए सामने आया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक